सभी सहायक शिक्षक वाले हैं या दोनों दोनों से हैं? ठीक है, चलो। जहाँ तक मुझे बताया गया है इसमें से 10 क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर में, है ना? 10 क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। तो मैं थ्योरेटिकल व्यू में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये क्लासरूम की स्टडी नहीं है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। और यहाँ पर है कि 25% आपके चांस है सफल होने के, 75% तो फेल होना ही 4 ऑप्शन में से, है ना? कोई एक ही सही होगा, ठीक है? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 2 है कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी से बाकी फिर कवर करेंगे, ठीक है? अब देखिए कंप्यूटर जो है आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को संग्रहण करता है। हाँ, साधारण भाषा, साधारण भाषा है ना? हमको उससे ज्यादा नहीं समझना है। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? जो भी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो अलग हो जाता है और इसमें सिर्फ आपको इसके टर्मिनोलॉजी को याद रखना है क्योंकि वही हमको मार्क्स दिलाएंगे। कोई डेफिनेशन, कोई बुकिश नॉलेज हमको कुछ नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर 3 वर्ड है हमारे पास कंप्यूटर में और वो वर्ड होते हैं, सबसे पहला होता है इनपुट, दूसरा आउटपुट, हो गया? और एक और आ जाता है इन दोनों के बीच में प्रोसेस। ये 3 वर्ड है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। अब देखिए हम जो इनपुट देंगे उसी के बेसिस पे आउटपुट मिलना है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? इसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं ब्लैक बॉक्स प्रोसेस। ब्लैक बॉक्स प्रोसेस। और जब भी हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर सारी चीजों को फ्लो चार्ट के रूप में दिखाते हैं। तो फ्लो चार्ट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम बोले कि यहाँ इनपुट है, फिर हमने एरो मार्क किया और ये बॉक्स बना दिया और यहाँ पर हमने बोला आउटपुट और यहाँ पर हमने प्रोसेस कर दिया, ठीक है? अभी इस प्रोसेस को हम शेड कर देते हैं इस तरीके से। ये वैसे ब्लैक कलर में रहता है, हम इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स प्रोसेस, मतलब वो देख नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। एज अ डेवलपर आप जब काम करते हैं तो सारी चीजें आपको दिखने लगती है जो बाकी चीजों में हिडन है। फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड यूज करते हैं ऑफिस पर्पस के लिए, ठीक है? लेकिन वहां पर जब भी आपको इनपुट देंगे तो वो इनपुट क्या होता है? एज इट इज रिप्रेजेंट होता है ना। अगर आपने ए टाइप किया तो ए मिलेगा, बी टाइप किया तो बी मिलेगा, या जो भी वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस जो भी टाइप कर रहे हैं वो वैसे ही मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? भाई हमारे पास तो है ना, इनपुट है, आउटपुट है, तो हमें क्या चाहिए? सीधा इनपुट से हम कहां चले जाते हैं? आउटपुट पे चले जाते हैं। और उसके बाद ये प्रोसेस कैसा हो रहा है वो हम स्किप करते हैं क्योंकि वो हमारे काम के लिए नहीं है। अगर जनरल पर्पस में देखा जाए तो हमें प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है अपने इनपुट से और आउटपुट से, ठीक? लेकिन ये प्रोसेस को भी समझना जरूरी है कि हो कैसे रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आप मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे इनपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, यहाँ पर आप इनपुट डिवाइसेस के लिए मेन जो है यूज करते हैं वो है कीबोर्ड। क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड में कौन सा कीबोर्ड यूज करते हैं? नॉर्मल टाइपराइटर पे हम बात करते हैं क्योंकि उसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारे कीबोर्ड हैं। अभी तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड से और भी मतलब क्या है कि बटन्स को बढ़ाते जा रहे हैं। नॉर्मल जो कीबोर्ड की बात करते हैं उसमें 104 से 110 बटन होते हैं। 104 से 110 ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड। अब यहाँ पर मैं इसमें डिटेल पे आऊंगा लेकिन उससे पहले हम इसको समझ लें। और यहाँ पर आप क्या करते हैं? मॉनिटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आउटपुट के लिए जो मेन है कीबोर्ड होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। उसके बाद प्रोसेस के लिए हम किसको बोल देते हैं कि हमारे पास सीपीयू होना चाहिए। लेकिन सीपीयू किसको बोलेंगे? ये भी है ना, कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर सिस्टम में तीनों चीज आते हैं। आपको एक बड़ा सा बॉक्स दे देते हैं। मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में तो सभी बिल्ट इन, फिर भी वहां पर मॉनिटर को अलग से हम फ्लिप करते हैं। यहाँ पर आपको मॉनिटर मिल गया, कीबोर्ड मिल गया, इसके अलावा आपको क्या चीज मिलता है? एक सीपीयू मिलता है। और जनरल हम आम बोलचाल की भाषा में वो जो ऐसा बॉक्स मिलता है उसी बॉक्स को क्या बोलते हैं? सीपीयू। लेकिन ऐसा नहीं है। सीपीयू क्या है? एक छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप है, 1x1 का होता है इंच में वो,
ठीक है। लेकिन जो बॉक्स मिलता है वो हम यूज करते हैं उसके लिए वर्ड कैबिनेट, ठीक। और आप बताइए कितने लोगों के पास कंप्यूटर है? एक लैपटॉप है। हाँ हाँ, मतलब कंप्यूटर में मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है, कभी उसको फॉर्मेट कराने की जरूरत पड़ा? अभी तक नहीं पड़ा। मतलब या फिर जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात है कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसे हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो किसी और से करवाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डिसअसेंबली, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो। वही चीज का प्रॉब्लम आता है, हार्डवेयर से रिलेटेड है तो आप उसको नहीं कर सकते मोस्टली केसेस में, बाकी जो बेसिक है उसको तो कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का दिक्कत होता है कंप्यूटर में, मेन दिक्कत है सॉफ्टवेयर का, जो सपोर्ट नहीं किया है या जिस पोर्ट में इंस्टॉल होना था वहां पर नहीं हो पाया, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस की बात की जा रही है, यही प्रोसेस आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर का प्रोसेस अपना अलग अलग है। आप एमएस वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब आप वर्ड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। एक्सेल यूज करते हैं, मतलब डेटा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। और अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो एमएस पावर पॉइंट भी बहुत फेमस ऑफिस वर्क के लिए है। इसके कंपटीटर में और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन हम बेसिकली इन्हीं को ही कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हम कीबोर्ड से टाइप किए, सीपीयू ने प्रोसेस किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट में मॉनिटर में भेज दिया। अब देखिए केबल से चल रहा है सारी चीज, कीबोर्ड भी केबल से प्लग्ड है और यहाँ पर मॉनिटर भी केबल से प्लग्ड है। कीबोर्ड को चलाने के लिए सिर्फ सिंगल केबल चाहिए, यूएसबी केबल आजकल चलता है, पहले PS2 मॉडल था। अब क्या हो गया कि यहाँ पर आप कीबोर्ड से जब कोई डेटा टाइप करते हैं तो यहाँ तक गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपको ए टाइप करना है, तो कंप्यूटर कैसे समझा कि वो कैपिटल ए है स्मॉल ए? हाँ, प्रोसेस तो हो रहा है ना, लेकिन आपके कीबोर्ड में क्या है, लगभग 104 से 110 बटन है और अल्फाबेट कितने हैं, 26 हैं। तो 26 जब है तो यहाँ पर मैं स्मॉल ए बोलूँ या कैपिटल ए बोलूँ, मेरे लिए दोनों सेम है। लेकिन जब मैं वर्डिंग्स में यूज करता हूँ, इसको सेंटेंस में यूज करूंगा, और जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एन कैपिटल है, गिवन द सेंटेंस लेटर स्टार्ट किया तो एन कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो ये कैसे समझ में आया? हाँ, तो कीबोर्ड में टाइपिंग के लिए आपको क्या मिला है, शिफ्ट की मिला है या टॉगल की, जिसको हम कैप्स लॉक बोलते हैं। तो देखिए एक तो ऐसा इन्हीं सब वर्डिंग से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि सभी को कैपिटल लेटर में आप टाइप करना है तो फिर उसको यूज करेंगे, कैप्स लॉक ही करते हैं। अगर किसी वर्ड में सिंगल कैरेक्टर को बड़ा करना है तो शिफ्ट के साथ उस की को दबाएंगे। और यही चीज उल्टा हो जाएगा, अगर आपने कैप्स लॉक की को ऑन करके रखा हुआ है तो छोटा अक्षर लाने के लिए हम शिफ्ट का यूज करेंगे, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं। ठीक है, जितने भी स्पेशल की मिलेंगे, जैसे कि हमको मिलता है शिफ्ट मिलता है, कैप्स लॉक मिलता है ना, ऑल्ट कंट्रोल, ये सब यूज है। ऑल्ट का स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कुछ कंट्रोल करना है, आपको सिस्टम को शट डाउन करना है तो आप ऑल्ट के साथ F4 बटन को दबाएंगे तो एक स्पेशल मेनू आएगा। तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए ऑल्ट, जैसे मेनू एक्टिवेट करना है, आप सभी MS वर्ड चलाएं है ना, आप ऑल्ट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ दीजिए, तो जितने भी मेनू होते हैं ना, उसमें एक एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर हाईलाइट होकर के आ जाएंगे। जैसे कि आपने ऑल्ट दबा दिया, वहां पर F E ये सब आ गया, आपने E को दबाया तो E के अंदर में कट कॉपी पेस्ट करता है तो X हाईलाइट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप बिना माउस के कीबोर्ड से कर सकते हैं, बस आपको उन इंस्ट्रक्शंस को, उन कैरेक्टर्स को फॉलो करना है। सबका अपना अपना होता है, उसमें से सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं F5। किसका? F5 को एक्चुअली रिपीट करने के लिए यूज करते हैं, दोनों यूज है। F5 का अगर बेसिकली विंडोज वर्जन में देख रहे हैं, विंडोज में जब आप डेस्कटॉप में है और कुछ है तो वो रिफ्रेश का काम करता है फर्स्ट, ठीक है। लेकिन जब किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर में है तब वहां पर रिफ्रेश के साथ साथ तो रिपीट करने का भी काम करता है। तो वो दोनों है, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है कॉन्सेप्ट, तो हम आएंगे उसमें भी आएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कीबोर्ड और आउटपुट में, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं चल रहा है, नेचुरल लैंग्वेज में नहीं है, सब क्या है, बाइनरी लैंग्वेज में प्रोसेस हो रहा है।
किसमें हो रहा है? बाइनरी लैंग्वेज में। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सा? 0 और 1। तो 0,1 ये दो ही डिजिट है, 0 और 1, और इसको हम क्या बोलते हैं? बीट। और बीट कौन से दो वर्ड से मिलकर बना है? इसको मशीन लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज इसी को मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज 0 1 को फॉर्म पे जो होगा। असेंबली लैंग्वेज आपका जो है जस्ट लाइक फ्रेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज। आप प्योर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ह्यूमन लैंग्वेज, बट डिस्क्रीट फॉर्म पे है। जैसे कि आप बता रहा हूँ, आप अभी प्लस यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, इसी को आप A डबल D यूज करते हैं, नेमोनिक कोड्स होते हैं। और ये पूरा रजिस्टर लैंग्वेज है। हम 1 बाय 1 उसमें चलेंगे। तो 0 1 है, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, पहला बाइनरी और दूसरा डिजिट। तो बाइनरी का BI और डिजिट का लास्ट का T, इसको मिला देंगे तो बीट होता है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं ना। तो बाइनरी डिजिट, ये तो यहाँ से BI और यहाँ से T, इसको बोलते हैं बीट। हमारे पास वही है पूरे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज आप कंप्यूटर में, मोबाइल में जो भी देख पाते हैं, उसके पीछे सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, 0 और 1। लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो हम इन प्रोसेस में समझेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट है सबसे। इसको जब हम ग्रुप करेंगे तब बाइट बनेगा। 8 बिट का ग्रुप करेंगे तो 1 बाइट बनेगा। उसको भी पढ़ा देते हैं। बीट में भी ये नंबर आएगा, बीट में भी ये 0 1 0 या 1, बीट। हाँ सिंगल 0 है या 1 है, लेकिन आपके पास सिंबल कितने हैं? 2 ही है ना। नंबर ऑफ सिंबल कितने हैं? 2 हैं। जैसे सीधी सी बात है, आप डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिजिट हैं? 0 to 9, 0 to 9, मतलब 10 ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है। अगर मैं आपको 9 बोलूं तो मैं डायरेक्ट 9 को रिप्रेजेंट करूंगा, 9 का सिंबल बनाऊंगा। बट अगर मुझे 15 बोलना है तो 15 आएगा, 15। तो मैं क्या किया, एग्जिस्टिंग जो डिजिट है 1 and 5 का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ग्रुप बनाया, और इसको मैंने एक सिंगल मीनिंग दिया था, इसका 10। तो वैसे यहाँ पर है कि आपको सिर्फ 0 और 1 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चलना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चलना है। जैसे आपको 2 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 1 and 0, ठीक। अब इसमें भी आएंगे हम 1 और 1 अब ऐसे देखो, सीधा सा है, मैं इधर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। आपके पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब इसके सामने क्या है? 0 है ना। हम क्या करते हैं, जब भी लेंथ हमारा रहता है, अभी लेंथ 1 में चल रहे हैं तो 0 to 9 लिखा हमने, लेकिन इसके आगे लेंथ 1 में पॉसिबल तो नहीं है, हम लेंथ 2 में जाएंगे। तो लेंथ 2 में जाएंगे तो 0 क्या है? हमने सबके सामने 0 अज्यूम कर लिया कि सबके सामने 0 लगा हुआ। तो जब हम आगे की नंबर्स बनाएंगे तो क्या लेंगे? यहाँ सेकंड से 0 हो गया, 1 से लेंगे तो 1 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर यही चीज को हम 0 to 9 रिपीट करते हैं, यही रिपीट करते हैं। इसके बाद आप क्या लेंगे? 2 लेंगे, ऐसे करके बाकी नंबर्स बनेंगे डेसिमल नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जब आप 0 and 1 करना है, 0 1, आपका सिंबल है वो खत्म हो गया, तो आपके पास कोई रिमेनिंग सिंबल नहीं है। यहाँ पर आप गए 0 से लेकर के 9 तक गए, अगर मैं 5 तक लिखता हूँ तो भी मेरे पास बच रहे हैं 6 7 8 9 रिप्रेजेंट करने के लिए बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरे खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है? ये 1 को लेना है सेकंड पोजीशन में, फिर इसी को आपको क्या कर देना है? रिपीट कर देना, क्लियर। अब इसके आगे कैसे करेंगे? तो इससे 5 लिखना है तो 1 0 1। अभी कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। थ्री में 1 ये 1 फाइनल लिखेंगे सर, हाँ अगर 3 लिखना हो तो 1 1 लिखेंगे। हाँ 1 1। ये क्वेश्चन शायद आ सकता है कि बाइनरी नंबर को पूछ के डेसिमल में पूछते हैं या डेसिमल को बाइनरी में, है ना। तो इसमें भी हम आएंगे डिटेल में इसको करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो समझ रहे हैं प्रोसेस को, उसको समझ लेते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया,
प्रोसेस को देख रहे हैं। हम बोल रहे थे कि कैपिटल ए स्मॉल ए की बात हो रही है। आपके इसमें है कुछ नॉर्मल है कीज जिसको बिना किसी हेल्प के आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक की ऑफ है और शिफ्ट की आपने प्रेस नहीं किया तो सब स्मॉल में टाइप होगा, ठीक। लेकिन अब उसका देखिए सीक्वेंस भी देखो तो गड़बड़ है थोड़ा सा कैरेक्टर्स का, लेकिन जब हम टाइप कर रहे हैं तो या तो कैपिटल आ रहा है या स्मॉल आ रहा है। तो इन सभी के लिए हम क्या कोड यूज करते हैं, आस्की कोड। सभी को अलग अलग कोड दिया गया है। तो जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो आपके कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर सकते, वो किसको रीड करता है, इस बोर्ड को रीड करता है। अब इस बोर्ड को कीबोर्ड का जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है, क्या है, माइक्रो कंट्रोलर, इसका कीबोर्ड का, वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में। ये लगभग आपका डेसिमल लैंग्वेज है आस्की कोड। आस्की कोड को माइक्रो कंट्रोलर, ये किसका माइक्रो कंट्रोलर है, कीबोर्ड का, ये करता है बाइनरी कोड में कन्वर्ट। और उस बाइनरी कोड को किसको भेज देता है, प्रोसेसर, सीपीयू, जिसको हम सीपीयू या यूपी करके बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिए या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, वहां चला जाता है। अब वहां पर जाने के बाद यही बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस होगा, और बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस होने के बाद आपको मॉनिटर पे दिखेगा। तो मॉनिटर पे जब आपको डिस्प्ले कराना है तो वापस आस्की कोड देन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये चल रहा है। तो एक प्रकार को हम क्या बोलते हैं, इसको मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बोल सकते हैं, कि यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर वापस उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ह्यूमन फॉर्म में। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से हमने बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में ले जाकर के प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वापस जब रिप्रेजेंट किए तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। क्योंकि अगर आपको आपने 3 दिया और वो आपको रिटर्न कर देगा 1 1, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, 11, 3 नहीं समझेंगे। वापस हमको किस फॉर्म में चाहिए, जिस फॉर्म पे हमने डेटा दिया, ये प्रोसेस हो गया। हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इसका आस्की का कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की मतलब कैपिटल और स्मॉल चाहिए, एक कोड है ना, कोड है जो क्या करता है, सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग कोड देते रहता है। मैं सिर्फ आपको ये बताया कि अगर आप कैपिटल ये टाइप करते हैं तो सीपीयू कैसे समझ रहा है, कि भाई उसके पास तो इंटेलिजेंस नहीं है ना, उसके पास इंटेलिजेंस ही नहीं है कि वो कैपिटल को समझ सके या स्मॉल को समझ सके। तो हमने क्या रखा हुआ है कि कैपिटल के लिए हम जो कोड यूज करते हैं वो है 65। जब भी आप कैपिटल ये प्रेस करते हैं तो उसका मतलब क्या समझता है वो 65, और जैसे ही आपने ए स्मॉल किया प्रेस तो उसको समझता है 97। अभी दोनों का नंबर अलग हो गया, दोनों का बाइनरी कोड अलग होगा, तो उसे कंफ्यूजन ही नहीं है कि आपने क्या लगाया, आपने कैपिटल ए दिया या स्मॉल ए दिया, उससे कोई मतलब नहीं। आप कीबोर्ड में कैसे टाइप करते हैं, उसको सिर्फ उसके आस्की कोड से मतलब है जिससे वो बाइनरी कन्वर्जन करेगा। इसलिए वहां पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनती, आप जैसा टाइप करते हैं वैसे ही आपको रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो रीडिंग है वो या तो 65 रीड करेगा या 97। तो इसी के आगे आगे आप निकाल सकते हैं, जैसे डी का, कैपिटल डी का 66 होगा, यहाँ पर 98 होगा स्मॉल डी का, तो ऐसे आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो ये कोड आपका 0 से लेकर के 255 तक का दिया गया था इनिशियली, पहले के जो कीबोर्ड्स आते थे, अभी भी आ रहे हैं। और अभी जब से यूनिकोड आया तो ये चेंज हो गया, 8 बिट का जो कोड होता था कितना हो गया, 16 बिट का कोड दिया। तो आज जैसे कि आप पहले हम MS वर्ड में सिंपल सा हिंदी टाइप करिए, पृथ्वीदेव 010 या 011 जो भी फॉन्ट यूज करते हैं, और आप उसको कहीं पर शेयर करिए, उसको वापस इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा और कुछ अजीब से दिखे, है ना। क्योंकि अब जब हिंदी में टाइप करते हैं तो उसका कैरेक्टर सीक्वेंसिंग ठीक नहीं रहता। जैसे आ की मात्रा लाना है तो किससे लाते हैं, ए बटन से, का लिखना है तो डी बटन से लिखते हैं, ठीक। तो अलग अलग है। तो जैसे ही आप वहाँ पर हिंदी में टाइप किया और उसको अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया तो पूरा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, वो एज इट इज वो नहीं होता। लेकिन अगर आप यूनिकोड में टाइप करते हैं तो उसका हिंदी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही रहेगा। ये आस्की कोड सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, और अभी यूनिकोड चल रहा है
जो आप यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में अपने मोबाइल से टाइप कर लेते हैं, सिर्फ वो लैंग्वेज आपने होना चाहिए। हिंदी के लिए हम क्या करते हैं, यूनिकोड कर रहे हैं, यूनिकोड यूज कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर का सिस्टम है, यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, और प्रोसेस कैसे करा रहे हैं, तो उसके लिए ये है। अब ये प्रोसेस को मैं कुछ डायग्राम से समझाता हूँ कि वो कैसे रहा है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीन ही चीज पे पूरा कंप्यूटर बेस है। सर ये काम के लिए जैसे कैपिटल है तो स्मॉल ले लेते हैं, फिर नीचे आस देखिए, ये आपका कीबोर्ड के कैरेक्टर्स हैं। कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर्स हैं ना, उन कैरेक्टर्स को, हर कैरेक्टर को अलग अलग कोड दिया गया है, और वो कोड जो है उसको हम बोलते हैं आस्की कोड। ये आस्की कोड क्रिएट किया गया था, उसको हम बोलते हैं आस्की कोड। जैसे आपके पास कीबोर्ड, कैपिटल और स्मॉल ए का एक कोड है, हाँ, कैपिटल ए का 65 कोड मिला है, स्मॉल ए का 97 कोड मिला है। और ये नीचे वाला आस ये इसका नाम है, ये जो 65 97 क्या है इसका नीचे वाला नाम है। ये नाम है आस्की कोड। ये नंबर्स को बोलते हैं आस्की कोड, ठीक है। सर इनपुट और आउटपुट के कुछ एग्जांपल। हाँ, इनपुट के देखो, बेसिकली हमारे पास क्या है, इनपुट में कीबोर्ड होना चाहिए, माउस ऑप्शनल है कंप्यूटर के लिए, माउस ऑप्शनल है, तो कंपलसरी नहीं है। इनपुट नहीं आएगा। हाँ, इनपुट नहीं आएगा, वो हम आएंगे अभी। इनपुट आउटपुट सबको डिटेल में पढ़ना है, तब इसी क्वेश्चन देखेंगे। तो इनपुट में आपके पास कंपलसरी क्या है, सिर्फ कीबोर्ड। कीबोर्ड कंपलसरी है। जब आप किसी कंप्यूटर को ऑन करेंगे और उसमें कीबोर्ड नहीं मिलेगा तो एरर आएगा, माउस नहीं मिलेगा चल जाएगा, लेकिन कीबोर्ड फाइंड नहीं करेगा तो कीबोर्ड नॉट डिटेक्ट करके एरर देगा। तो कीबोर्ड कंपलसरी है, और मॉनिटर तो कंपलसरी है ही। सीपीयू किसमें है? सीपीयू सीपीयू तो प्रोसेसिंग यूनिट है। हाँ, मेन मशीन वही है, उसके लिए ऑक्सिलरी जो हम यूज कर रहे हैं डेटा और आउटपुट के लिए, और ये कीबोर्ड इनपुट के लिए। पूरा जो काम हो रहा है कंप्यूटर जो एक्चुअली बोलना चाहिए वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो इनपुट है ना वो आउटपुट। हाँ, वो प्रोसेसिंग है, सिर्फ प्रोसेस करेगा। अब देखिए इसमें एक चीज और, सर जैसे मतलब कीबोर्ड को मतलब जो बड़े होते हैं उसको हाँ। बोलते हैं, और मॉनिटर मॉनिटर ठीक क्या बोलते हैं? मॉनिटर ही है जो आपका टेलीविजन जैसे रहता है, वो डिस्प्ले के लिए। एक्चुअली में उसको वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। अभी क्या बहुत सारे मॉनिटर आए हैं, टीएफटी मॉनिटर, अभी एलसीडी मॉनिटर के बाद टीएफटी, ये सब चल रहे हैं। अभी एलईडी मॉनिटर चल रहे हैं रिसेंट। हाँ, ये है हमारे पास। बाकी चीजें जो है आउटपुट डिवाइस में आए, हम सीआरटी मॉनिटर से चलेंगे पूरा। सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में, 1 by 1 आएगा। मेरे को एक सीक्वेंस में चलने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी चीजें क्लियर कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर बेस्ड में प्रोसेस कर रहे हैं। अभी जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या करता है, सिर्फ प्रोसेस करने का काम करेगा। लेकिन कौन कौन सा प्रोसेस कर सकता है, ये जो प्रोसेसर है, जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं ब्लैक बॉक्स प्रोसेस, ये क्या क्या कर सकता है, तो ये सिर्फ कर सकता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन पहला, और दूसरा जो है रिलेशनल ऑपरेशन। ये दो प्रकार के ऑपरेशन करता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाता। जो भी काम है इन्हीं दोनों से होना है, तो है तो थोड़ा जटिल इसका कार्य देखा जाए तो क्या है, जटिल है। अरिथमेटिक किया जा रहा है और रिलेशनल। अब रिलेशनल में क्या क्या चीज आती है, डायग्राम। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये जो सारी चीजें कंपैरिजन बेस्ड है वो सारे चीज यहाँ पर आ जाते हैं। और एक और आ जाता है लॉजिकल। लॉजिकल में एंड और नॉट, ये तीन प्रकार के ऑपरेशन यहाँ हो जाते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेशन में आपका आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ये ऑपरेशन। लेकिन
इसमें भी पूरे ऑपरेशन नहीं करता सीपीयू, सिर्फ एडिशन करता है। कंप्यूटर जो बोल रहे हैं मशीन, ये सिर्फ एडिशन कर पाता है, एडिशन के अलावा कुछ ऑपरेशन नहीं कर पाता। ना वो सब्ट्रैक्शन कर पाता है, ना डिवीजन कर पाता है, ना मल्टीप्लाई कर पाता है। वो सिर्फ क्या करता है, एडिशन करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन ये बाकी ऑपरेशन फिर कैसे होंगे, ये भी होते हैं, लेकिन किसके थ्रू, एडिशन के। ये भी बाइनरी के ऊपर होता है। सब बाइनरी के थ्रू होगा। यहाँ पर अब जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन बोला, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, हमने बोला कि 9 - 5, अब डायरेक्ट करेंगे इसको, कंप्यूटर उसको एडिशन में कन्वर्ट करेगा। अब एडिशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो बेसिक अलजेब्रा का रूल है कि हम क्या कर देंगे, 9 + -5 कर देंगे। करना वही है, हम करेंगे, ह्यूमन करेगा तो वही करेगा, 9 - 5 इसको भी वही करेगा, 4 ही आंसर आएगा। लेकिन कंप्यूटर इसको दूसरे तरीके से लाता है। ये क्या करता है, इसके लिए नॉर्मल बाइनरी कोड यूज करेगा, इसके लिए टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी कोड यूज करेगा। टूस कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव नंबर के लिए बाइनरी नंबर दूसरा, नेगेटिव नंबर के लिए दूसरा होगा, और फिर नॉर्मल उसको ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको आंसर, डिजायर्ड आंसर, ठीक है। तो अब एक एक करके बाकी ऑपरेशन में आते हैं। तो यहाँ पर अरिथमेटिक में सिर्फ एडिशन होगा और बाकी लॉजिकल है, इसलिए बोलते हैं ना ALU होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तो वहाँ पर अरिथमेटिक में सिर्फ एडिशन ऑपरेशन होगा और लॉजिकल यूनिट में एंड और नॉट होगा। इसी से बाकी सारे ऑपरेशन होंगे, बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं ही। इसका ब्लॉक डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं। कौन सा, अरिथमेटिकल और इंटीग्रल ऑपरेशन सब एक साथ होगा, हाँ ठीक, समझेंगे अलग अलग लेकिन होगा सब एक साथ। इधर मिटा कुछ, ये तो याद रहेगा ना, ये डायग्राम इनपुट प्रोसेस, तो किधर बनाता हूँ, बीच में थोड़ा। अभी मार्केट में नया कौन सा हार्ड ड्राइव चल रहा है, हार्ड ड्राइव, हाँ हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव डिस्क SSD, कौन सा है नए सिस्टम में, कौन सा आ रहा है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ड्रॉप है, फिल करना है 120 पे, हाँ सिंपल ड्रॉप है। देखिए अब हमारे पास कंप्यूटर का है, थोड़ा सा बूटिंग प्रोसेस बताऊँ आपको। कंप्यूटर में दो प्रकार से आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बूटिंग, ठीक। आप कंप्यूटर को दो तरीके से ऑन कर सकते हैं, वर्किंग मोड में ला सकते हैं। एक बंद कंप्यूटर को वापस काम करने योग्य बनाने के लिए दो तरीके हैं, और दोनों को ही बूटिंग कहा जाता है। एक को हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं, कोल्ड COLD, ठीक है, कोल्ड बूटिंग, और एक को बोलते हैं वार्म बूटिंग। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो देखो। कि मैं एक डेस्कटॉप की एग्जांपल ले रहा हूँ, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आपको समझना है। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर को नॉर्मली फर्स्ट टाइम ऑन पावर बटन ऑन करते हैं, पावर बटन ऑन करते ही एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट होता है। एक टेस्ट होता है, हार्डवेयर से रिलेटेड टेस्ट है, वो कंप्यूटर खुद से करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पर देखिएगा जितने भी प्लग्ड इन डिवाइसेस हैं, जिनको हम पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, मॉनिटर कनेक्ट है, और भी जो मदरबोर्ड में एडिशनल जो चीज़ें कनेक्ट है, जैसे कि एडिशनल में क्या आता है, रैम आता है, रोम बिल्ट इन, रैम है, हार्ड डिस्क है, CD DVD ड्राइव है, या प्रिंटर कनेक्टेड है, तो सारी चीज़ों में प्रॉपर पावर सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं, तो सारे चीज़ को चेक करने का काम किसका है, होस्ट का है।
ओवरऑल सेल्फ टेस्ट, एक टेस्ट हो जाएगा। ये टेस्ट होने के बाद सबसे पहला जो प्रोग्राम है जो लोड होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, वो है बायोस। इसके बाद जो लोड होगा वो कौन सा है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्टोर है? तो ये स्टोर है रोम में। इसमें स्टोर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये मदरबोर्ड में फिक्स रहता है, सीपीयू के बगल में रहेगा एक ब्लैक टाइप का बॉक्स दिखेगा सर्किट में। क्या नहीं, फर्स्ट में तो प्राइमरी में नहीं है, मतलब है प्राइमरी का पार्ट, बट प्राइमरी में कंसिडर नहीं किया जाता है इसको, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर परमानेंट आपका बायोस जो प्रोग्राम है ऐड स्टोर करके रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम जब कोई मदरबोर्ड समझ रहे हैं, तो उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, जिसमें सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग टाइम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इसी के पास कोई इंफॉर्मेशन रहता है कि आपका विंडोज है या लाइनेक्स है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, वो कौन से लोकेशन में स्टोर है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? बायोस के पास है। तो पोस्ट के बाद सबसे पहला जो प्रोग्राम है रोम से लोड हो जाएगा बायोस में। और जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, 3 दिन कंप्यूटर बंद कर दिए, हफ्ते भर बंद कर दिए, फिर आप ऑन करते हैं, तो आपको डेट एंड टाइम अपडेट मिलता है वापस। वो इसी की वजह से मिलता है, इस रोम की वजह से। पूरे कंप्यूटर सिस्टम बंद रहता है, लेकिन इस रोम को बंद नहीं किया जाता है, इसको प्रॉपर पावर सप्लाई दिया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा बैटरी लगाया जाता है, जिसको हम CMOS बैटरी बोलते हैं। ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ से चार्ज हो जाता है, उसके बाद उसको पावर सप्लाई देते रहता है। जब ये बैटरी खराब हो जाता है, जिसको पावर सप्लाई नहीं मिलता, तभी डेट एंड टाइम में डिफरेंस आने लगता है, वरना प्रॉपर आपको अपडेटेड मिलेगा। क्योंकि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में यही एक पोर्शन है जिसको लाइव रखा जाता है, जिसको पावर सप्लाई दिया जाता है, वो CMOS बैटरी रहता है, छोटा सा बैटरी रहता है। बायोस लोड हो गया। बायोस के पास इंफॉर्मेशन है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के सी ड्राइव को हम कंसिडर करते हैं। सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कहाँ से लोड करेगा? तो यहाँ से आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, देखो यहाँ तक आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, यहाँ तक डिस्प्ले में कुछ नहीं दिखेगा मॉनिटर में, लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा, हार्ड डिस्क ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू करेगा। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना शुरू करेगा, आपके मॉनिटर में डिस्प्ले आना शुरू करेगा। जैसे जैसे ये पढ़ते जाएगा और फाइल को कहाँ रखते जाएगा, हार्ड डिस्क से प्रोसेसर किस में ट्रांसफर करना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। हार्ड डिस्क से ट्रांसफर हो रहा है डेटा कहाँ पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और जैसे जैसे ट्रांसफर होते जाएगा, वैसे ही आपको डिस्प्ले में दिखना शुरू हो जाएगा। मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क पोजीशन सीपीयू पे पोजीशन नहीं, मदरबोर्ड में सीपीयू इंस्टॉल है। हाँ, बोर्ड है, एक ऐसा बोर्ड रहता है, मान लो ये कागज है, ये आपका पूरा बोर्ड है। इस बोर्ड में बहुत से छोटे छोटे कैपेसिटर, चार्ज, वो सब लगे रहते हैं। इसमें बीच में कहीं पर एक बड़ा सा स्लॉट रहता है जिसमें प्रोसेसर फीड होता है, उसके ऊपर में फैन लगाते हैं, उसके ऊपर में एल्यूमिनियम बॉडी लगाते हैं ताकि वो हीट को सिंक्रोनाइज कर सके। ठीक है, हीट सीकर लगाते हैं। और यहाँ साइड में देखिए, पीछे में देखिएगा पूरे पोर्ट निकलते हैं जिसमें आप प्लग करते हैं चीज़ों को, वो क्या है, मदरबोर्ड का हिस्सा है, वही तो डायरेक्ट बोर्ड से लगते हैं। हार्ड डिस्क अंदर बिल्ट रहता है, उसके लिए अलग से पोर्ट रहता है, उसमें केबल से जोड़ते हैं। मदरबोर्ड में हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क को केबल से जोड़ते हैं, तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। रैम के लिए भी 2 स्लॉट हैं, वो भी अलग से इंस्टॉल किया जाता है बोर्ड में। रोम अलग है, रैम अलग है, हार्ड डिस्क अलग है, तीनों ही फिजिकल डिवाइसेस। तो रोम को बिल्ट इन किसमें कर दिया गया है, बोर्ड में, मदरबोर्ड में। तो बिल्ट इन इंस्टॉल है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसेसर को आप अलग कर सकते हैं। उसका स्लॉट है, जैसे हम सिम निकालते हैं मोबाइल से, वैसे ही आप प्रोसेसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अलग से आता है, आप सभी देखे होंगे उसको क्या करते हैं, नया केबल आप जोड़ देते हैं। तो केबल को आप अनप्लग करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम अलग होगा। तो सारे चीज़ को हम क्या कर देते हैं, बोर्ड से जोड़ देते हैं। तो बोर्ड में रैम भी जुड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क भी जुड़ा हुआ है। तो हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी डिवाइसेस में आता है। तो सेकेंडरी डिवाइस में हम परमानेंट डिवाइस में क्या करते हैं, उसको डेटा को स्टोर करके रखते हैं। लेकिन जब काम होता है तो हम रैम में करते हैं। और रैम क्या है, वोलेटाइल इन नेचर। ये वर्ड को लिख लीजिए, वोलेटाइल। ये पूछता है वोलेटाइल,
इसका मतलब होता है कि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पावर सप्लाई देते रहें तब तक उसमें डेटा है। जैसे ही आप पावर सप्लाई देना बंद कर देंगे वहां से डेटा इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। उसमें आपको सबसे पहला जो चीज आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं, जब फिर से चालू करते हैं तो आपको डेटा मिलता है ना अपना पूरा, वो नॉन वोलेटाइल नेचर है। इसी तरीके से सीडी डीवीडी एक बार राइट कर दिया तो आपको डेटा उसमें परमानेंट मिलेगा। तो जो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, और जो वोलेटाइल क्या है, जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। जब तक पावर सप्लाई है तभी तक हम उसको यूज करेंगे, उसमें डेटा रखेंगे। तो रैम हमारा उसमें आता है वोलेटाइल, ठीक है। रैम, लेकिन रोम को ध्यान रखना है, रोम नॉन वोलेटाइल है। हाँ, रैम अलग से मिलता है, इसका साइज अलग है। 2 GB का आता है, 4 GB आता है, ठीक। 3 GB नहीं आता। नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल है। ये हार्ड डिस्क का है, सीडी डीवीडी का है ना। अभी नया चल रहा है मार्केट में एसएसडी। एसएसडी आजकल लोग प्रीफर कर रहे हैं एसएसडी को, ये हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट है। लेकिन अभी ये साइज में बहुत ज्यादा, जैसे आप हार्ड डिस्क 1 TB का ले सकते हैं, लेकिन ये 500 GB तक का आता है, उससे ज्यादा अभी नहीं है। और अभी जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं जो कंपनी बना रही है उसमें एसएसडी डालकर दे रहा है, इसलिए कॉस्ट ज्यादा हो गया उसका। एसएसडी को फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा एक्सेस फास्ट है। यहाँ पर हार्ड डिस्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है अभी की कंपैरिजन में, पहले तो यही चल रहा था, अभी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो हो गया। तो कंपनी ने क्या कर दिया, इसको बना दिया थोड़ा सा कैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट में। टीबी का वैल्यू ज्यादा होता है जीबी से। हाँ, टीवी का जरूरत है। तो ये एसएसडी अभी के सिस्टम में चल रहा है, चल रहा है। और लोग अभी क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करा रहे हैं, तो हार्ड डिस्क को निकलवा के एसएसडी लगवा रहे हैं, क्योंकि फास्ट एक्सेस चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी जाता है। नहीं कम है, हार्ड डिस्क से कम 1 टीबी हाँ जीबी में आएगा, क्लियर। तो जैसे जैसे होम में डेटा लोड होते जाएगा, आपको डिस्प्ले दिखते जाएगा, और विद इन सेकेंड आपको पूरा डेस्कटॉप दिखने लगता है। विद इन सेकेंड पूरा का पूरा डेस्कटॉप दिखने लगता है। विंडोज का एनवायरनमेंट आ जाता है, डेस्कटॉप में आपके बनाए हुए आइकन्स वगैरह दिखते हैं। अब वहां पर भी देखो दो चीजें, आपको शॉर्टकट दिखता है और आइकॉन दिखता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो दिखते एक ही जैसे हैं, शॉर्टकट और आइकॉन, दो चीजें यूज है। देखिए ये पूछ देते हैं यही चीजों को, शॉर्टकट और आइकॉन कंप्यूटर में है। डेस्कटॉप में जो आप देखते हैं ना, छोटा छोटा जो फोल्डर टाइप से दिखता है, उसमें से हम एक फोल्डर को आप जानते हैं किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो फोल्डर को हटा देते हैं, वहां पर जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है और जो आते हैं उसमें दो चीज आते हैं, शॉर्टकट एंड आइकॉन। आइकॉन किसको बोलेंगे और शॉर्टकट किसको बोलेंगे? आइकॉन सर्च ही नहीं, वो तो अभी वो अलग है। हाँ, कंप्यूटर के स्क्रीन पर होते हैं सभी आइकॉन हैं, लेकिन उनमें क्लासिफाई करना है कि कौन आइकॉन है और कौन शॉर्टकट है। सॉफ्टवेयर में केवल अल्फाबेट लिखना है। आइकॉन ये रहते हैं वो शॉर्टकट में इसमें तो आइकॉन के मतलब थोड़ा जो किए रहते हैं वो सॉफ्टवेयर हाँ। में इसको आइकॉन के साथ में साथ रख सकते हैं। अरे वहाँ पर तो सभी मिक्स है, आपके डेस्कटॉप में सब मिक्स होकर के आपको मिलेगा। लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कौन शॉर्टकट है कौन आइकॉन है? आइकॉन में पिक्चर्स रहता है। शॉर्टकट में भी रख सकते हैं। जो रहता है उसमें ऐसा एरो टाइप का बना हाँ, ये आंसर है। देखिए सिस्टम जनरेटेड जो दिखते हैं ना आपको, वो आइकॉन बोलते हैं हमको। जैसे आप दिस पीसी माय कंप्यूटर, ठीक, या यूजर प्रोफाइल, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जब आप कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वो डेस्कटॉप में आएगा, तो उसमें हल्का सा एरो का निशान रहता है, छोटा सा एरो रहता है, वो बताता है कि शॉर्टकट है, मतलब उसको एडिशनली इंस्टॉल किया गया है। आइकॉन में ऐसा कोई एरो का निशान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे ये है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसे एरो का मार्क रहेगा, उसको बोलेंगे शॉर्टकट। आपको पीडीएफ की जरूरत है, पीडीएफ फाइल ओपन करना है, तो आपने एडोब डॉक्यूमेंट इंस्टॉल कर लिया, या कुछ और ऐसा जो पीडीएफ व्यूअर है आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। तो इंस्टॉल होते ही उसका डेस्कटॉप क्विक एक्सेस आता है ना डेस्कटॉप में, तो वहां पर उसके में ऐसा एक एरो दिखा देगा,
लेकिन इसी जगह में आप 20 पीसी पूरा ऐसा 20 पीसी आप कंप्यूटर माई कंप्यूटर पहले जिसको बोलते थे, उसमें ऐसा कोई एरो नहीं रहेगा। आप देखिएगा इसको आइकॉन पहले से लोडेड रहते हैं, आइकॉन पहले से रहते नहीं, हैं। पहले से लोडेड नहीं है, सिस्टम जनरेटेड जो रहेगा सिस्टम का जैसे है। आप माई कंप्यूटर को डेस्कटॉप से डिलीट कर दीजिए, नहीं दिखेगा। जब आप उसको डिस्प्ले कराएंगे तो उसमें एरो नहीं दिखेगा। दैट मीन्स आइकॉन। जैसा कंट्रोल पैनल है, नेटवर्क है, ठीक, आपका यूजर प्रोफाइल है, जिस नाम से यूजर बनता है कंप्यूटर में, तो वो सारी चीजें क्या है, आइकॉन है, बाकी शॉर्टकट। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको नोट करके रखना है। अब हम आते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस है, क्या है, इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट और आउटपुट को हम मिला करके बोलते हैं इनपुट आउटपुट पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसको अलग से हम इंस्टॉल करते हैं। अभी क्या चल रहा है, प्लग एंड प्ले चल रहा है, मतलब यूएसबी की बात कर रहे हैं। प्लग एंड प्ले में क्या होता है, यूएसबी। पहले आप कीबोर्ड लेकर के आए या कुछ और चीज लेकर के आए, उसके साथ में उसने एक सीडी दे दिया, इसको क्या बोलते थे, ड्राइवर बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जब तक उस फाइल को रीड कैसे किया जाएगा, ये इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसा कि अब हम लेते हैं एग्जांपल कीबोर्ड और प्रिंटर का। कीबोर्ड को आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, आपका कीबोर्ड काम करना शुरू कर देगा, लेकिन प्रिंटर को जब कनेक्ट करेंगे तो काम नहीं करता है, क्योंकि उसका ड्राइवर हमें एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है उसी मॉडल का। तब वो कम्युनिकेट कैसे करना है प्रिंटर से, ये पता चलता है, ठीक है। तो पहले हर चीज में वो ड्राइवर आता था, एक सीडी दे देता था, अब वो सीडी से आपको इंस्टॉल करना है, तब जाकर के वो काम करता था। लेकिन जब से प्लग इन प्ले हुआ है यूएसबी में, तो उसी में एक छोटा सा प्रोग्राम डाल दिया गया है। जैसे ही वो प्लग होता है, कंप्यूटर उसको रिकॉन्फ़िगर कर लेता है, उसके जो सॉफ्टवेयर है अपने खुद में इंस्टॉल कर लेता है और वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ इनपुट में बेसिकली हम यूज करते हैं कीबोर्ड और माउस, दोनों ही इनपुट डिवाइस के रूप में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इनपुट डिवाइसेस तो और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड एंड माउस, जिसमें से कीबोर्ड कंपलसरी है, माउस ऑप्शनल है। आउटपुट डिवाइस यहाँ पर आ गया, आपको पूरा मैसेज देखने हैं, तो इसमें भी आप दो तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला है मॉनिटर, मॉनिटर कंपलसरी है, इसके बिना तो कुछ नहीं है, और दूसरा प्रिंट, ये यूज करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें जो कनेक्टिविटी है किसके साथ है, बोर्ड के साथ में है। देखिए सीपीयू के साथ डायरेक्ट नहीं है, बोर्ड के साथ में है, लेकिन उस बोर्ड से सर्किट्स में आप आ गए यहाँ पर। अब ये जो है सीपीयू, ये क्या है, सीपीयू। इस सीपीयू में पहला यहाँ पर जो सेंट्रल में है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं एएलयू, और ये है मेमोरी। एएलयू यू है, सीयू मेमोरी, और ये सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब बेसिकली आप सेकेंडरी स्टोरेज में इसका यूज करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव पर। ये ब्लॉक डायग्राम, इनपुट डिवाइसेस से आप डेटा दे रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस से सिर्फ डेटा देख रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग की बात हमने किया था यहाँ पर, इनपुट आउटपुट तो समझ में आ गया, प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो प्रोसेस करने के लिए सारी चीजें, मेमोरी है, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ये जो मेमोरी है ये इसका डिफॉल्ट है, प्रोसेसर का डिफॉल्ट मेमोरी है। देखिए जब किसी डेटा को प्रोसेस कराया जाता है तो उसका जो हायरार्की बनता है वो सबसे पहले आता है आपका डेटा कहाँ पर है, एसडी में है। जब इसको प्रोसेस करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, रैम में चला जाएगा, रैम से कहाँ चला जाएगा, तो कैश मेमोरी में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, कैश मेमोरी में चला जाएगा। उसके बाद प्रोसेस कहाँ पर जाकर होगा, रजिस्टर में। तो आपका डेटा ट्रेवल करते कहाँ गया, हार्ड डिस्क से रैम में गया, रैम से कैश मेमोरी में गया, कैश मेमोरी से रजिस्टर में गया, और यहाँ पर जाने के बाद प्रोसेस होगा। डेटा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, रजिस्टर में, और इसी रजिस्टर्स को हम बोल रहे हैं यहाँ पर मेमोरी। इसी रजिस्टर को क्या बोल रहे हैं, मेमोरी।
जो प्रोसेसर का सीपीयू का बिल्ट इन पार्ट। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने सुना होगा 32 बिट कंप्यूटर, 64 बिट कंप्यूटर, क्या है इसका मीनिंग? ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ऐसे बोलते हैं। मेमोरी की कैपेसिटी और कुछ? कोडिंग को समझता है। अच्छा बोलो ना, 32 बिट कंप्यूटर है आपके पास या 64 बिट कंप्यूटर है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? लैंग्वेज हाँ प्रोसेसर तो है ही ना, 32 बिट 64 बिट का, है ना? तो दोनों डुअल कोड पे काम करते हैं। एक्चुअली में होता है दैट इज द स्ट्रेंथ, आपके प्रोसेसर कितने बिट डेटा को हैंडल कर सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई आपके पास 64 बिट का कंप्यूटर है और मैंने उसको 128 बिट का डेटा दे दिया तो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। ठीक है, 64 बिट का डेटा है प्रोसेसर, उसमें मैंने 32 बिट डेटा दिया तो प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, मैंने 16 बिट दिया तो भी प्रोसेस कर लेगा। अगर मैं इसमें 55 बिट दूंगा तो भी प्रोसेस करेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 64। तो एक समय में आपका प्रोसेसर कितने बिट डेटा को हैंडल कर सकता है वो बताता है आपका बीट, ये प्रोसेसिंग पावर है। 64 बिट का सिस्टम है, इसका मतलब सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा वो 64 बिट का होगा। और 64 बिट कैसे निकालेंगे? 8 बिट बराबर 16 बाइट। 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। जैसे कि क्या नाम है? अंकित। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको प्रोसेस कराना है तो डायरेक्ट इसमें होगा नहीं, इसको बाइनरी कोड में लेकर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए को मैं बाइनरी कोड में कन्वर्ट करूँगा तो 8 बिट में होगा, 8 बिट में ये कन्वर्ट होगा, ये भी 8 बिट में होगा, ये भी 8 बिट में, ये भी और ये भी 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको मैक्सिमम 8 बिट में बचा सकते हैं। लेकिन जब ये पैरेलल में प्रोसेसर पे जाएगा तो ये 8 बिट में नहीं जाएगा, ये कितने बिट में जाएगा, 64 बिट में जाएगा। 64 करने के लिए क्या करेगा, खुद में जीरो लगा देगा सामने। 8 बिट में आ रहा है ना आपका, जैसे कि इसका हो जाएगा आपका 65 है तो 1 ये हो जाएगा, ये आपका 8 बिट हो गया। 8 बिट में अभी से जितने जीरो लगेगा उतना जीरो लगा देगा। तो इसके लिए काम का क्या है, इस 1 से लेकर के इस 1 तक यही काम है। बाकी जीरो तो बिट को पैक किया जाना है, लेंथ को पैक किया जाना है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें डेटा बस में होता है। वो भी हम अगले डायग्राम में आ रहे हैं। यहाँ जो मेमोरी है, ये मेमोरी क्या है, बिल्ट इन रजिस्टर्स है जिस पे प्रोसेस किया जाएगा। और इसके लिए जो डिफॉल्ट रजिस्टर होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, एसीसी। नोट कर लीजिए, एक्यूमुलेटर प्रोसेसर का डिफॉल्ट रजिस्टर है जिसमें सारे प्रोसेसिंग काम करता है। हाँ, एक्यूमुलेटर को शॉर्ट में हम एसीसी बोलते हैं। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, ठीक है, एसीसी बोलते हैं शॉर्ट में। उसमें पूरे काम करता है। उसके अलावा जब उसको कुछ जरूरत पड़ता है तो दूसरे रजिस्टर को यूज करता है, वरना क्या करता है, पूरे ऑपरेशन उसी में कर लेता है। कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर क्लॉक पल्स का इम्पोर्टेंट रोल है कि हर चीज क्लॉक पल्स से होता है। जैसे ही क्लॉक पल्स चेंज होगा आपका काम आगे बढ़ जाएगा। और बाइनरी फॉर्म पे क्लॉक पल्सेस को दिखाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, ये कुछ इस प्रकार। ये क्या है, नीचे वाला जो हिस्सा है जीरो है, ये जीरो से जब 1 जाएगा तो ये राइजिंग एज बोलते हैं इसको। यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ पर ये वर्क हो रहा है, और वहां से जब 1 से 0 की ओर आएगा तो फॉलिंग एज। ये प्रोसेस को दिखाता है। ठीक, कंप्यूटर का जो प्रोसेस हो रहा है, क्लॉक पल्स, मतलब पहला क्लॉक 0 था, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था। जैसे ही क्लॉक पल्स 0 से 1 हुआ तो इसने क्या किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। और प्रोसेसिंग कब तक चला, वो ऊपर वाले लाइन से दिख रहा है। और जैसे ही क्लॉक पल्स चेंज होगा तो वापस खाली गेट में आ जाएगा। ठीक,
और यहाँ पर जो मैंने 32 और 64 बिट की बात करी थी, इसका मतलब है कि आपके प्रोसेसर में कितने फ्लिप फ्लॉप लगे हैं उसकी संख्या बताता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 64 बिट का कंप्यूटर है तो 64 फ्लिप फ्लॉप है उसमें, और एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को होल्ड करता है। एक बिट डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो अगर 64 बिट का कंप्यूटर है तो 64 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं। एक सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट। तो अभी हम उतना ही समझ लें उसको। क्लियर? मेमोरी का काम समझ में आ गया। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है? पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कर रहा है कि कहाँ डेटा जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। जैसे मैंने देखिए एरो बनाया हुआ है कि सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ आ रहा है, मेमोरी में डेटा आ रहा है, और ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? इंटरनली ये कर रहा है कंट्रोल यूनिट। आपको सब में क्रॉस है, बोथ साइड है ना, बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पर एलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। इसमें लॉजिकल मतलब एंड और नॉट ऑपरेशन है, और अरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब है, लेकिन करता किससे है? प्लस एडिशन से। ठीक, पूरा हो गया। स्कैनर आउटपुट स्कैनर इनपुट, हाँ इनपुट लेते हैं। आप स्कैनर मतलब क्या है कि आपके पास ये है हार्डवेयर, इसको सॉफ्ट कॉपी बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। तो क्या करेंगे? इसको स्कैन करेंगे, तो इनपुट में आउटपुट है, क्योंकि वो पेपर में आउटपुट है। सही इसमें जो माउस कंपल्सरी नहीं है, उसमें प्रिंटर कंपल्सरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, मॉनिटर है बस। हाँ, प्रिंटर कंपल्सरी नहीं। आपके पास जो कंपल्सरी है उस मशीन में, ये तो कीबोर्ड है और दूसरा मॉनिटर है, क्योंकि एक के बिना आप इनपुट दे नहीं सकते, दूसरा उसके बिना आउटपुट देख नहीं सकते। अब इसीलिए देखें, जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिस्प्ले नहीं आना सिस्टम में। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले नहीं आता है, इसका मतलब है कि जो रैम है उसमें नमी आ गई, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए। तो जब रैम में ही डेटा लोड नहीं होगा तो आपको डिस्प्ले में क्या दिखेगा? इसलिए नॉर्मली क्या होता है, आप पूरा कैबिनेट को खोलिए, रैम को निकालिए, साफ करके वापस लगा दीजिए, बस आपका सिस्टम फिर से चलने लगेगा। तो इसको पता नहीं, सब प्राथमिक उपचार तो वैसे ही है। तो कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर फेलियर बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं हार्डवेयर फेलियर के। सॉफ्टवेयर फेलियर के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, और ये जनरेट कब होते हैं? जब आप पावर फेलियर होता है, अचानक से आपने पावर से बंद कर दिया सिस्टम को, तभी कंप्यूटर में दिक्कत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज। हाँ, इस मेमोरी में दोनों चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे रैम है तो रैम भी इसी के अंदर आ जाता है, लेकिन वो है अलग मॉडल। अब यहाँ पर सीपीयू के साथ उसको दिखाते हैं, क्योंकि सीपीयू का जो काम है वो बिना रैम के नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, स्पीड बहुत मायने रखता है। मैंने बताया कि सबसे पहले डेटा कहाँ पर है आपका? हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क से कहाँ गया? रैम में, क्योंकि रैम में ही दिख रहा है। ठीक है, रैम के बाद कैश मेमोरी में जाएगा। तो कैश मेमोरी में क्यों? तो डायरेक्ट प्रोसेसर अपने में तो ले सकता है ना रजिस्टर में, तो कैश मेमोरी में लोड क्यों किया जाता है? नहीं, कोई चेकिंग नहीं, यहाँ सिर्फ स्पीड, ये सबसे स्लो है। इस बेसिस में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे स्लो कौन सा है? उससे स्लो रैम है। मतलब ये सब किससे हम मांग रहे हैं? रजिस्टर से। रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट है, उससे कम फास्ट में कैश मेमोरी है, उससे कम फास्ट में रैम है, और उससे कम फास्ट में एसएसडी है। तो देखिए, जब आप हार्ड डिस्क से डेटा एक बार लोड कर देते हैं, कहाँ चला गया? रैम पे चला गया। लेकिन रैम से सीपीयू में जाने के लिए भी तो समय लगेगा, और जिस स्पीड में आपके प्रोसेसर को चाहिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस स्पीड में रैम से डेटा प्रोवाइड नहीं होता। उस स्पीड में यहाँ से डेटा प्रोवाइड नहीं होता रजिस्टर को, सीपीयू को। तब क्या करते हैं हम? बीच में एक इंटरमीडिएट कैश मेमोरी लगा दिए हैं, जो ज़्यादा नहीं होता, 2 MB के लगभग होता है कैश मेमोरी, 2 MB। तो जो अभी जो काम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है। ठीक है, ये तीनों चीजें कहाँ पर हैं? रैम में। लाइन 1 टास्क है, लाइन 2 टास्क है, लाइन 3 टास्क है, ये सब रैम में है। तो सबसे पहले प्रोसेसर लाइन 1 को प्रोसेस करेगा। लाइन 1 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो लाइन 2 में नहीं जा सकता। लेकिन
जैसे ही लाइन 1 कंप्लीट होगा तो उसको इमीडिएट चाहिए ना लाइन 2, तो यहाँ से लेगा तो कुछ सेकंड का अंतर आ जाएगा, फर्क पड़ता है। उसी फर्क को हम यहाँ से दूर करते हैं कि अगला इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, जब ये लाइन 1 में काम कर रहा है तो लाइन 2 को यहाँ लोड करके रखते हैं। जैसे लाइन 1 कंप्लीट हुआ तुरंत उसको डेटा दिया जाता है, कहाँ से, कैश मेमोरी से। और ये अगला इंस्ट्रक्शन को फीड, तो लाइन बाय लाइन एक एक इंस्ट्रक्शन को लोड करते हैं। रजिस्टर सीपीयू, ठीक है, क्लियर? क्या डाउट? हार्ड डिस्क से डायरेक्ट रजिस्टर को नहीं दे सकते। नहीं, हार्ड डिस्क से डायरेक्ट रजिस्टर नहीं दिया जा सकता, इवन एसएसडी से भी नहीं दे सकते। आपको ये जो है ना परमानेंट स्टोरेज है, यहाँ पर आप सिर्फ डेटा स्टोर करके रखते हैं। प्रोसेसिंग के लिए आपको ये 3 चीज में जाना पड़ेगा। लाइव सिस्टम की बात आएगी ना, जब भी कंप्यूटर में काम करने का, तो रैम से ही शुरू होगा, और जब तक रैम में डेटा लोड नहीं होगा आप उसको देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी स्मार्टफोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन में कितने सारे एप्लीकेशन हैं आपके मोबाइल फोन में? बहुत सारे। कितने को देख पाते हैं? आप जिसको ओपन करते हैं वही दिखता है ना, ओपन करते हैं वही दिखता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पूरा परमानेंट स्टोरेज है, जहाँ पर स्टोर है, वो सारी चीज आप नहीं कर रहे हैं। जिस एप्लीकेशन में आपको काम है उसको जब लोड करते हैं तभी वो दिखता है, वरना है तो सभी ना। तो वही चीज है कि वहां पर आपके पास क्या है, रैम है। उस रैम स्ट्रक्चर में क्या है, जो भी लोड करेंगे, जो भी एप्लीकेशन को लोड करेंगे वो यहाँ लोड होगा। मोबाइल के साथ भी वही चीज है। 2 प्रकार का मेमोरी है, एक आपका परमानेंट है जिसमें पूरे एप्लीकेशंस पूरा चीज स्टोर है, लेकिन जिसको आप ओपन करते हैं वो दिखने लगेगा। और उसका स्लाइडर होता है, स्लाइडर मतलब जितने एप्लीकेशंस है उसमें मूव करते हैं, स्विच करते हैं, सब ओपन में। और एक समय के बाद क्या होता है, जब मेमोरी भरने लगता है तो आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, क्योंकि उसको चलाने के लिए जितनी मेमोरी की जरूरत है वो आप नहीं दे पाते, इसीलिए मेमोरी फ्री रखा है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये बेसिक जो आर्किटेक्चर है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? सर बायोस का फुल फॉर्म क्या बताएं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नीबल में कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज में आता है, क्या ऑप्शन देगा मेमोरी से? हाँ, ये आपका हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी में आता है, रैम रोम प्राइमरी में आते हैं। ये अभी हमारे पास ये तो लाइन से आए, तो सीपीयू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो मैं फिर इनपुट डिवाइसेस को मैं डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि कितने इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन है। आउटपुट डिवाइसेस का भी सेम ऐसे ही आते जाएगा। और इसमें तो प्रिंटर के लिए अलग से ही उसने ऑप्शन बना रखा है, ठीक है? टाइम हो जाएगा। तो कल हम लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट करेंगे डिटेल में। हाँ, वो बताएंगे इसके साथ ही आ जाएगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं हिस्ट्री में अगर नहीं है ना, हाँ तो फिर उसमें नहीं जाएंगे। क्वेश्चन तो आते हैं सर, जैसे कि इसमें वैक्यूम कितना। अच्छा, वो एक चार्ट दे देंगे आप लोग को, उसमें लिखा रहेगा पूरा। हाँ, जैसे कंप्यूटर साइंस को प्रभावित करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं पूरे हिस्ट्री में। पहला का नाम तो आप जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज। दूसरा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एलन मैथिसन ट्यूरिंग। ये जो आज हम इंटेलिजेंस देखते हैं ना, जहाँ जहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो उसके जन्मदाता ये हैं। उसका साइंस हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1948 के आसपास, ठीक है, ये है। और चार्ल्स बेबेज सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। एक मैकेनिकल डिवाइस बनाना चाहते थे, लेकिन वो मैकेनिकल डिवाइसेस फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कन्वर्ट हुआ, और आज जिसको हम कंप्यूटर के नाम से जानते हो वही है। सर आजकल बच्चे ऐसे करके जो है बड़े-बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो वो क्या इसी पद्धति को जैसे
जैसे किसी बोला 137 आजकल बच्चे फटाफट ऐसे यूज कर रहे हैं ऊपर से बता दो तो ये चीज नहीं है अब एक कैसा है वो ये कैसे करते हैं? सर रूल है वो अलग आता है सिस्टम का है। तो 5 साल के बच्चे से बड़े बड़े इंग्लिश नहीं पढ़ा है वो मेंटली कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं मेंटली करते हैं मतलब क्या उनके सामने में कैसा तो सबका अपना अलग अलग कैलकुलेशन सिस्टम होता है कैलकुलेशन सिस्टम है हाँ बिल्कुल वहाँ पे बताया ना हाथ जैसे सिलाया जाता मल्टीटास्किंग होती है एक साथ दो बार किया जा सकता सिंगल यूजर मल्टीटास्क सिंगल यूजर सिंगल टास्क है रैम से भी लिया जा सकता है हाँ। एक साथ जितने एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं वो एक साथ चलेगा लेकिन वो एक साथ चलता नहीं है एक्चुअली हम बोलते जरूर हैं वो 1 by 1 ही चलता है वहाँ पर सीपीयू में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एल्गोरिथम होता है जिसको हम आरआर बोलते हैं राउंड रॉबिन ये इक्वल टाइम फ्रेम पे काम करता है कि अगर आपने 3 प्रोसेस यूज किया 3 प्रोसेस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपने क्या कर लिया वर्ड ओपन कर लिया ठीक है एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं आपने वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किया दूसरा आपने क्रोम ओपन कर लिया कि वहां से इंटरनेट से कुछ डेटा आप ले सकें ठीक है ठीक ये बस मैं 2 ही का ले लेता हूँ ठीक है तो यहाँ से आपने डेटा लिया कॉपी किया यहाँ जाके पेस्ट किया चल तो दोनों एक साथ रहे ना लेकिन दोनों को राउंड रॉबिन क्या करता है अलग अलग टाइम पे काम करता है जब आप इसमें होते हैं तो सिर्फ इस पे काम हो रहा है जब आप वापस स्विच करते हैं इसमें तो प्रोसेसर इसमें काम करने लग जाता है उसको सस्पेंड कर देता है सेकंड टाइम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाँ वहीं से तो हमको लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहा है लेकिन वो 1 by 1 ही रहा है मल्टीटास्किंग बोलते जरूर है लेकिन है सिंगल टास्क प्रोसेसर एक समय में एक ही काम करेगा ठीक है कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है जैसे नोबेल प्राइज है ना वैसे ही एएम ट्यूरिंग के नाम पे ट्यूरिंग अवार्ड दिया जाता है सबसे बड़ा है उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है कंप्यूटर में ठीक थैंक यू फिर कल मिलते हैं आगे इसको करते हैं थैंक यू